मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था, मौर्य प्रशासन के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से मौर्य प्रशासन की स्थापना की और उसको आगे अन्य मौर्य सम्राटों ने आगे बढ़ाया। मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि मौर्य प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं और केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि केंद्रीय प्रशासन में राजा जो था वो सभी शक्तियों का स्वामी था। उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था थी, उसमें मंत्रिण थे और विभागों की व्यवस्था किस प्रकार की थी। पूरा प्रशासन कई विभागों में बटा हुआ था जिन्हें तीर्थ कहा गया। इसके बाद मैंने आपको अध्यक्षों के बारे में भी बताया था और उसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रांतीय प्रशासन के बारे में कि अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख हमको मिलता है। आज हम पढ़ेंगे ग्राम प्रशासन के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में। तो शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, जिसका अधिकारी ग्रामिक कहलाता था और ग्रामिक ग्राम सभा का भी प्रधान होता था। उसका निर्वाचन गांव के लोगों के द्वारा किया जाता था। गांव एक प्रकार से छोटे छोटे अर्ध स्वतंत्र प्रजातंत्र थे। ग्रामिक के पास सारे अधिकार थे। गांवों के आर्थिक, सैनिक आदि शासन के लिए कुछ सरकारी कर्मचारी भी होते थे और गांवों के प्रशासनिक कार्य ग्रामिक अन्य व्यक्तियों की सहायता से करता था। वह अपराधियों को दंड देता और सार्वजनिक कार्यों को संपन्न करवाता था। ग्रामवासियों और सरकार के ग्राम अध्यक्षों के कार्य और चरित्र की देखरेख के लिए गुप्तचर नियुक्त किए गए थे। 5 अथवा 7 गांवों के ऊपर राज्य द्वारा नियुक्त गोप नामक कर्मचारी होता था। गोप के ऊपर स्थानिक जो 800 ग्रामों के ऊपर होता था और ये दोनों अधिकारी समाहर्ता के अधीन कार्य करते थे। मौर्य प्रशासन कई स्तरीय खंडों में विभक्त था, जैसे सबसे छोटी इकाई गांव, एक गांव, फिर 6 गांव, उसके बाद संग्रहण 100 गांवों का समूह, देन खारवटिक 200 गांवों का समूह, ये द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, स्थानीय 800 गांवों का समूह। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रांत कई मंडलों में विभक्त था, जिसकी क्षमता हम आधुनिक कमिश्नरियों से स्थापित कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रदेष्टा नामक अधिकारी मंडल का प्रधान होता था और अशोक के अभिलेखों में इसको प्रादेशिक कहा गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नगर प्रशासन। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक कहलाता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद को 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, जो आजकल की नगर पालिका के समान थी। प्रथम समिति जो थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल का काम। तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य संबंधित कार्य। 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। 6ठी समिति बिक्री कर वसूल करने का कार्य करती थी।
ये कार्य प्रत्येक समिति अलग अलग करती थी। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से इन समितियों का कार्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत, मूल्यों का नियंत्रण और बाज़ारों, बंदरगाहों और देवालयों की देखभाल करना था। मेगस्थनी द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की इस प्रशासनिक व्यवस्था के समान ही अन्य नगरों की भी व्यवस्था रही होगी। ये था नगर प्रशासन इस काल का। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्याय प्रशासन किस प्रकार का था। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित और उच्च कोटि की थी। न्याय के लिए अनेक न्यायालय होते थे, लेकिन सर्वोपरि जो न्यायालय था वो राजा का न्यायालय होता था और उसी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता था। न्याय प्रशासन के अंतर्गत सबसे छोटा न्यायालय ग्राम का होता था, जिसमें ग्राम सभा की सहायता से निर्णय देता था। ग्राम न्यायालय के ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद के न्यायालय होते थे और जनपद न्यायालय के ऊपर पाटलिपुत्र स्थित केंद्रीय न्यायालय थे और उसके ऊपर राजा का न्यायालय होता था। राजा को यह अधिकार था कि अपने नीचे के न्यायालयों के निर्णयों को वो रद्द कर सकता था। ग्राम एवं राजा के न्यायालयों के अतिरिक्त सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे, एक धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय यानी दीवानी, इसमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी और कंटक शोधन नामक न्यायालयों में फौजदारी यानी राज्य और नागरिकों के मध्य जो विवाद होते थे वो इसमें सुनवाई होती थी। और धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामले, जो आपसी लड़ाई के जो मामले थे नागरिकों के, उनकी सुनवाई जो थी वो धर्मस्थीय न्यायालयों में होती थी। इनके अधिकारियों को व्यवहारिक महामात्र और प्रदेष्टा कहा जाता था। दंड व्यवस्था बहुत अधिक कठोर थी। साधारण अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने वालों पर अंगभंग की सजा दी जाती थी। किंतु अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि वास्तव में दंड व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी जितना कि अन्य लेखकों ने वर्णन किया है। इस प्रकार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था उच्च कोटि एवं सुव्यवस्थित थी और राजा की शक्ति को सुदृढ़ करने और देश में शांति बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखना और लोक कल्याण करना था। ये हमने पढ़ा न्याय प्रशासन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इस काल की राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आरक्षण एवं गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। विद्रोहों और अपराधों का पता लगाने के लिए शक्तिशाली गुप्तचर विभाग था। गुप्तचरों को मौर्य काल में चर कहा जाता था, किंतु यूनानी लेखकों ने उन्हें ओवरसियर और इंस्पेक्टर भी कहा है। ये गुप्तचर स्त्री व पुरुष दोनों ही होते थे। स्त्री गुप्तचरों में दासी, भिक्षुणी, शिल्पकारिका और वेश्याएं होती थी और पुरुष गुप्तचर छद्म वेश धारण कर अपराधों का पता लगाते थे। गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को महामात्रा परसप कहा जाता था और ये दो भागों में विभक्त था। संस्था, जो एक स्थान पर रहने वाले गुप्तचर जैसे गृहस्थ, तपस्वी, दुकानदार और विद्यार्थी में होते थे, और दूसरा संचारा, घूमने वाले गुप्तचर जो विभिन्न स्थानों पर जाकर अपराधों का पता लगाते थे। ये गुप्तचर गुप्त लिखाई का प्रयोग भी करते थे और ये जो इनको राज्य की आँख और कान दोनों कहा गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सैन्य प्रशासन के बारे में। इस काल का
सैन्य प्रशासन किस। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक अत्यंत विशाल सेना थी। इसमें 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और संभवतः 8,000 रथी थे। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। सैनिकों को नकद वेतन मिलता था और उनके अनुशासन और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैनिकों का काम केवल युद्ध करना था और शांति काल में वे आनंद और आराम का जीवन बिताते थे। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि सेना का प्रबंध 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इनका कार्य अलग अलग होता था। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सामग्री, यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी अश्वारोहियों की सेना की व्यवस्था करती थी। पांचवी गज सेना की व्यवस्था और छठी समिति रथों के सेना की व्यवस्था करती थी। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और वो पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। इसका वेतन 12,000 पौंड वार्षिक होता था। मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी, क्योंकि अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष नामक पदाधिकारी का भी उल्लेख हुआ है। युद्धपोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष होता था। सीमांत प्रदेशों की रक्षा सुदृढ़ दुर्गों से की जाती है, क्योंकि अंतपाल नामक अधिकारी दुर्गों के अध्यक्ष होते थे। दुर्गों का भी मौर्य काल में बहुत अधिक महत्व था। दुर्ग 5 प्रकार के होते थे: स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और मरु दुर्ग। अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए अनेक कारखाने थे। अब हम पढ़ते हैं राजस्व प्रशासन के बारे में। चंद्रगुप्त की सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ वित्तीय आधार पर अवलंबित थी। साम्राज्य के समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण था। कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया और अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष था। राजकीय भूमि खेती करने के लिए कृषकों को भी दी जाती थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांततः उपज का 1/6 भाग होता था, परंतु व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ बढ़ा या घटा दिया जाता था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य शासन में कृषि की आय पर लोगों को 25% तक कर देना पड़ता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था और राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में भाग के साथ साथ बलि तथा अन्य करों का भी उल्लेख हमको प्राप्त होता है। राजकीय आय के अन्य प्रमुख साधन राजा की व्यक्तिगत भूमि होने वाली आय, सीमा शुल्क, चुंगी कर, बिक्री कर, व्यापारिक मार्गों, सड़कों और घाटों पर लगने वाले कर, अनुज्ञा शुल्क, आर्थिक दंड के रूप में प्राप्त हुए जुर्माने आदि थे। समाहर्ता नामक पदाधिकारी करों को एकत्र करने और आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता था। वस्तुतः प्रथम बार मौर्य काल में ही कर प्रणाली को विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसका विवरण हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। सरकारी आय का व्यय विभिन्न रूपों में होता था। उसका एक भाग सम्राट और उसके परिवार के भरण पोषण में और दूसरा भाग विविध पदाधिकारियों को वेतन आदि देने में, तीसरा भाग सैनिक कार्यों में, चौथा भाग लोकोपकारी कार्यों में जैसे सड़कों, नहरों, झीलों और जलाशयों के निर्माण में, पांचवा भाग धार्मिक और शैक्षिक संस्थाओं को दान देने में खर्च किया जाता था। अब हम पढ़ते हैं लोकोपकारी कार्य जो मौर्य सम्राटों के द्वारा किए गए। चंद्रगुप्त मौर्य यद्यपि निरंकुश शासक था, तथापि उसने अपनी प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी
और सुविधापूर्ण बनाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए। उसने यातायात की सुविधा के लिए विशाल राजमार्गों का निर्माण किया। सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। कौटिल्य सिंचाई के लिए बांध बनाने की आवश्यकता पर बल देता है और इसी से प्रेरित होकर इस झील का निर्माण हुआ था। इससे नहरें निकाल कर भी सिंचाई की जाती थी। अशोक के समय में भी राज्यपाल दुशासन ने झील से पानी के निकास के लिए मार्ग बनवाए थे। तो इन सब और इसके अतिरिक्त नागरिकों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के औषधालयों और विद्यालयों की स्थापना भी राज्य की ओर से करवाई गई थी। आकस्मिक संकटों का सामना करने के लिए भी सरकार उचित प्रबंध करती थी। अग्नि, महामारी, अकाल एवं बाढ़ आदि से सुरक्षा के लिए सरकार अग्नि रोकने वाले यंत्रों, सफाई व उपचार आदि का प्रबंध करती थी। बाल, वृद्ध, रोगी, विपत्तिग्रस्त व अनाथों का पोषण सरकार के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखें, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट के लिए साम्राज्य निर्माण के इससे अच्छे सूत्रों और सिद्धांतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने साम्राज्य की स्थापना, उसके सभी लोक समुदायों के लिए पूर्ण सांस्कृतिक स्वतंत्रता, उनके भिन्न भिन्न रीति रिवाजों, भाषाओं और उनके धर्म के प्रति सम्मान और उसके सामाजिक, धार्मिक आदि उन सभी अधिकारों की रक्षा के आधार पर की, जिसके कारण लोक समुदाय की एकता स्थापित होती है। इस प्रकार की जनहितकारी शासन प्रणाली के कारण ही मौर्य शासक इतने विस्तृत साम्राज्य को संगठित कर सके और भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने में सफल हुए तथा जिस भारतीय साम्राज्यवाद की परंपरा के रूप निर्माण की प्रक्रिया नंदकाल में प्रारंभ हुई थी, वह मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था में पूर्णता को प्राप्त हुई। थैंक यू।